निकाह हमारे नबी की सुन्नत भी है और निकाह नस्ल इंसानी की बका के लिए एक मजबूत शरई कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। मियाँ बीवी को ना गाड़ी के दो पहिए कहा जाता है ताकि वो ज़िंदगी की तमाम तर मुश्किलात साथ मिलकर गुजार सके, लेकिन आजकल ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं आता है। बेशक तलाक को अल्लाह के यहाँ बहुत नापसंदीदा अमल कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये खूबसूरत रिश्ता समाजी रसूमात की भेंट चढ़कर बर्बादी का शिकार होता जा रहा है। और ये ऐसा बंधन है जिसका आगाज़ अक्सर व बेशतर मुसर्रतों नेक तमन्नाओं से होता है। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजूहात होती है कि एक साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले मेरी लाइफ मेरी वाइफ और माय हबी माय हार्ट कहने वाले एक दूसरे की सूरत देखने के भी रवादार नहीं रहते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये बुराई किसी बिफरे घोड़े की तरह बेलगाम हो चुकी है। और गुज़श्ता 2 दहाइयों की अगर बात की चली जाए ना, तो पाकिस्तान में तलाक की शरह में 70% इजाफा देखने को मिला है। लाहौर में गुज़श्ता 1 साल के दौरान 24,000 से ज़ायद तलाक और खुला के केसेस सामने आए हैं। तो तलाक की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसके केसेस गुज़श्ता ज़माने के मुकाबले आजकल क्यों तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, सोशल फैक्टर जानने की आज हम कोशिश करेंगे कि क्या है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलील मौजूद हैं। जनाब उनसे जानेंगे, माहिर समाजियात हैं, कि क्या इस तरह के फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से तलाक की शरह बढ़ती जा रही है और उनके लिए क्या क्या इक़दाम हमें उठाने की ज़रूरत है। डॉक्टर आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जाग लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुनीबा, जिसके लिए आज आपने मुझे इनवाइट किया है। बेसिकली जो डाइवोर्स रेट है वो ओवरऑल दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इससे जो मैरिज के ऊपर ट्रस्ट है ऑफ द अपकमिंग जनरेशन वो भी डिक्लाइन हो रहा है। exactly. तो अभी रिसेंटली मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसको मैंने इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया। इट वाज ऑन द इंटीमेट रिलेशनशिप्स अमंग द अनमैरिड यूथ ऑफ पाकिस्तान। सो बेसिकली उनमें जो चीज़ें सामने आई वो ये था कि आप सोशल मीडिया के यूजेज की वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जिनसे वो साइड बाय साइड देर इन कॉन्टैक्ट और वंस दे गेट इन टू रिलेशनशिप इट्स ईजी फॉर देम टू डिज़ोल्व इट, फ़ौरन से उसे डिज़ोल्व करें। वो जो पहले ब्रेकअप और जो शादी टूटने का दुख होता था, अब वो चीज़ें नहीं रहीं। सेम गोज़ फॉर द जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी कि अब आसान है शादी को तोड़ देना। दे हैव ऑप्शंस। देखिए, शादी सबकी हो जाती है, पार्टनर्स भी मिल जाते हैं, लड़कों को भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, लड़कियों को भी मिल जाती हैं। तो उसमें लेकिन शादी एक इंस्टीट्यूशन है हमारे माशरे का और उससे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी तरबियत जुड़ी हुई है, माशरे की स्टेबिलिटी जो है, हार्मनी जुड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से उसके लिए टाइम देना चाहिए। एक रिलेशनशिप को इतनी जल्दी ख़त्म ना करें, आप उसको ब्रेक्स ले लें। तो और इसके जो सोशल फैक्टर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रीजंस होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कपल्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसमें उनके फाइनेंशियल रीजंस इन्वॉल्व होती हैं कि पैसों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और मैं ये कहती हूँ मुनीबा कि हर 2 इंसान आपस में डिफरेंट है। A to Z ले लें, हर इंसान डिफरेंट है। कोई इंसान जो लोग कहते हैं ना बिल्कुल ये मेरे जैसा है, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही है। लड़के के लाइफ एक्सपीरियंसेस और हैं, लड़की के लाइफ एक्सपीरियंसेस और हैं। तो उसकी ट्रेनिंग और तरीके से घर में हुई होती है। डिफरेंट फैमिलीज़ में इवन जो ट्विन ब्रदर्स हों या ट्विन सिस्टर्स हों, बिल्कुल उनके जो परसेप्शन है, जिस चीज़ को वो नोटिस करते हैं, इवन उसका डिफरेंस भी हो सकता है। तो नो 2 पीपल कैन बी सेम। तो आप इस चीज़ को समझें, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट इज ह्यूमन बड़ा मुश्किल होता है ना कि जो दूसरा जेंडर है हमारे साथ वो एक अलग परसेप्शन रखता है, वो चाहे बीवी हो या फिर हस्बैंड हो। तो ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है डॉक्टर आयशा। मतलब बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा जो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पर्सन भी वैसा ही सोचे तभी चीज़ें चल सकती है। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप स्पेस दें, ह्यूमन एरर की भी गुंजाइश दें ना। और ये भी नहीं देते हम। हाँ जी, पहले ये होता था शादियाँ क्यों इतना टाइम चलती थी, 30-30 साल के शादीशुदा कपल हैं, बूढ़े नज़र आते हैं, इकट्ठे हैं, देर स्टिल टुगेदर। तो उन्होंने एक दूसरे को टाइम दिया हुआ, इन्वेस्ट किया एक दूसरे में। ट्रस्ट करें, इंसान को गलती का मार्जिन दें। और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हर जगह होंगे, हर रिलेशनशिप में होंगे, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर देखें इनकेस अगर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रही है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसका कोई एंड नहीं
नहीं आ रहा, आपको कोई सिरा नहीं मिल रहा, देन यू शुड रीच आउट और आपको हेल्प लेनी चाहिए। और उसमें मैं कहती हूँ हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे एल्डर्स जो हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं। उनको उसको नेगेटिवली इंटरवीन नहीं करना चाहिए, पॉजिटिवली दे शुड इंटरवीन और शादियों को बचाएं, लोगों को समझाएं बच्चों को कि ये सीरियस मैटर है। अगर आप रेडी नहीं हैं किसी कमिटमेंट के लिए तो डोंट गेट इनटू अ रिलेशनशिप अनलेस आप बहुत ज़्यादा मेंटली रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ ये इंसान है, इसके साथ मैंने लाइफ गुजारी है, देन मेक अ कमिटमेंट। बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, फिर उनका आप नहीं सोच रहे होते, सिर्फ अपनी ईगो का सोच रहे होते हैं। स्टडीज़ हमें क्या बताती है रुकराशा कि किस तरह की मतलब डाइवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा जो खुला के केसेस है वो भी बहुत, ऑब्वियसली वो लड़की की तरफ से फिर फाइल किए जाते हैं खुला के केसेस, इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से खुला फिर लेनी पड़ जाती है? जी, इंटरनेशनल रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली 90% ऑफ जो डिवोर्स के केसेस फाइल होते हैं ना, वो 90% ऑफ द टाइम्स वुमेन इनिशिएट करती हैं बिकॉज दे आर मोर इमोशनल। वो कहती हैं ठीक है अच्छा चले मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक्चुअली वो रिलेशनशिप में ये भी रिक्वायर कर रही होती हैं, ये एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि हस्बैंड कहेगा नहीं नहीं ठीक है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगा, रुक जाओ। क्या हर्ज है? आदमी क्यों अपनी ईगो को थोड़ा नीचे नहीं लेके आ सकता? वो उसको रोक ले, इतना कह दे तो वो खवातीन फ़ौरन से इमोशनली दे मेल्ट डाउन। तो वो यही सुनना चाह रही होती हैं। बस हम एक्चुअली मेरे ख्याल से अपनी ईगो को लेट डाउन नहीं कर रहे होते हैं। तो रिसर्च भी यही चीज़ बता रही होती है, मतलब दोनों साइडों से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। हालांकि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो ये कहते हैं कि हम मर्द हैं, हम हस्बैंड हैं और हम लोग घर के सरबराह भी हैं, फैमिली के सरबराह भी वही होते हैं, तो हम लोग क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें? अगर लड़की एक आई है, घर की औरत है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़, मतलब हमारी ये कहीं ना कहीं माइंडसेट भी तो यही है ना। हमारे घरों में भी एक बताया जाता है कि आप लड़की हो तो आपको आगे जाके रिश्ता निभाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। किस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए ये नहीं बताए जाते, और किस तरह के नहीं करने चाहिए ये भी नहीं बताया जाता है। सिर्फ ये बताया जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो आगे जाके क्या होना चाहिए, किस तरह अपनी लाइफ को हमें स्टेबल करना चाहिए? शादीशुदा जो कपल्स हैं उनको क्या टिप्स आप देंगी कि किस तरह इस ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, इस रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं? पहले तो मैं कहती हूँ जो घरों में बेटे होते हैं ना माओं के, उनको चाहिए उसको ये ना बताएं कि सिर्फ माँ बाप का रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, माँ बाप ने आपको पैदा किया तो आपको ख़रीद लिया है। जैसे अल्लाह ताला ने पहला रिश्ता जो बनाया आदम और हवा का, वो शादी का रिलेशन, पहले माँ बाप नहीं बनाए, पहले मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बनाया। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए हर एक को कि अगर स्पेस दें, बेटे की शादी हुई उसको उसकी स्पेस दें डिसीजन लेने की रिगार्डिंग हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ के बारे में खुद डिसाइड करें, आप उसको डिक्टेट ना करें, आप उसको वो क्या कहते हैं स्पून फीडिंग कि अच्छा अब ये करो। ट्रायंगल नहीं होनी चाहिए कि मेरे से होके वाइफ की तरफ उसका रिलेशनशिप जाए, वो ना करें। आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि रिलीजियस तौर पे भी वो बहुत सैक्रेड रिलेशनशिप है शादी, और हस्बैंड वाइफ भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने जो रिसेंटली रिसर्च कंडक्ट की उसमें ये था कि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है। इवन पीपल आर गेटिंग इनटू मैरिज जस्ट बिकॉज उनको लग रहा है कि शादी करनी है। हमारे सोसाइटी में बच्चे जवान होते हैं, उनको पूछा जाता है अच्छा शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो, तो गेट इनटू मैरिज। तो उनको ये नहीं समझ में आ रही कि कितना इंपॉर्टेंट ये रिलेशनशिप है। एक दफ़ा कमिटमेंट कर ली तो ये जिम्मेदारी है। आदमियों को भी ये समझ में आना चाहिए कि आपने एक खातून की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, तो अब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। ये नहीं कि आपका 10 साल के बाद दिल किया आप उसको कहें अच्छा ठीक है अब तुम चली जाओ। जैसे हम हदीस से ले सकते हैं रहनुमाई, उसमें ये कि अगर खातून जो है उसका उसने अपनी लाइफ गुजार दी है सर्व करते करते, उसके पास बच्चे, अब आप उसको ऑल ऑफ अ सडन नहीं कह सकते कि अच्छा मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तुम चली जाओ। ये नहीं कर सकते। इस्लामी तौर पे भी किसी भी रिलीजन में ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं। तो कुछ ना कुछ तो हमें करने की ज़रूरत होती है ना। मतलब जो हमारी फैमिली है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कितना हद तक उस मैरिज के अंदर इंटरवीन कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है मुनीबा। मेरे ख्याल से इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए हस्बैंड वाइफ के मैटर्स में, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, बेटा पानी तो नहीं ले गया, वाइफ के लिए कॉफ़ी तो नहीं उसने सुबह सुबह बना ली अपनी वाइफ के लिए। आप उनको स्पेस दें, उनके जो पर्सनल स्पेस है ना उसको अंडरस्टैंड करें। हमारे यहाँ घरों में इकट्ठा रहते हैं ज़्यादातर लोग, सो उनको ये लगता है कि उनका फ़र्ज़ है हर चीज़ में इंटरफेयर करना, देखना। अब बहू उठी नहीं, आई नहीं, बेटे ने उसको ये नहीं कहा, वो दोनों बाहर चले गए। अनलेस आपको बस इन्फॉर्म करके जा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, समटाइम्स नहीं भी इन्फॉर्म करें, इट्स फाइन। आप लोग उनको मार्जिन दें, इंसान होने का, गलती करने का मार्जिन दें। तो मेरे ख्याल से फैमिली को पॉजिटिव जो है ना इंटरफेरेंस करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो। अदरवाइज़ जो बेसिक यूनिट है ना, बुनियादी यूनिट है माशरे का, वो हस्बैंड वाइफ मैरिज से शुरू होती है फैमिली।
तो अब एक्सटर्नल जो हैं लोग उनको नहीं इतना ज़्यादा इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन स्टडीज़ क्या कहती है, इंटरफेरेंस की वजह से भी बहुत जी, ज़्यादा रेशो जी, जो है बिल्कुल। उसमें इजाफा है। जी, ये रिस्क फैक्टर है। रिसर्च ये कहती है कि जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है, इन लॉज की इंटरफेरेंस, ज़्यादातर रिसर्च ने यही बताया कि इनकी वजह से ही हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कोई थर्ड पार्टी ले ले, जैसे देखिए मुनीबा, हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए कि अगर आप काम करते हैं किसी ऑफिस में तो वहाँ आपके कोलीग्स हैं, आपकी फ्रैंकनेस है, लेकिन आपकी फैमिली भी, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, मदर है, हर एक की अपनी अपनी जगह है। अगर आपको कभी चूज़ करना पड़े अमंग अ कोलीग या वाइफ, तो आप वाइफ को चूज़ करें। अच्छा, अगर आपकी वाइफ कह रही है कि फ़लाँ इंसान से इंटरेक्शन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कम कर दो, तो आप उसको रिस्पेक्ट दें, ना कि आप अपनी वाइफ की पिटाई शुरू कर दें आके, जी तुमने कैसे इंटरफेयर किया या मेरे कोलीग्स, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। आपको पता होना चाहिए किसकी कितनी प्रेफरेंस है, किसकी कौन सी जगह है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लेके चलें, कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अपने पार्टनर की राय का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा कि पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग किस तरह की होनी चाहिए। मतलब बहुत सी हम देखते हैं कि लव मैरिजेस भी होती हैं, स्टार्टिंग में तो मैरिज से पहले तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। स्टडीज़ भी कहती हैं कि बाद में जब शादी हो जाती है और वही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद उनकी तलाक हो जाती है। तो क्या पहले ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और बाद में क्या होता है कि बाद में वो फिर तलाक तक जो है बात पहुंच जाती है? पहले सिर्फ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी। अच्छा। और फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो चीज़ें आपने प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, अच्छा। हस्बैंड ने भी, वाइफ ने भी। फिर वहाँ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही होती तो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। या फिर राय का इख्तलाफ अगर है तो उसमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अच्छा मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस तरीके के हैं, उनकी ये पर्सनैलिटी है, ये सोचते हैं, ठीक है, उनको मार्जिन दे। ये नहीं कि आप उसको चेंज करना शुरू हो जाए। सेम गोज़ फॉर द हस्बैंड। वाइफ जिस तरीके से सोचती है, लेट्स सपोज अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करती है तो लेट हर डू दैट, उसको स्पेस दें अपनी, कॉन्फ्लिक्ट करने की बात ही नहीं, इंजॉय करें डिफरेंस को। शादी के बाद भी सेम चीज़ जो है ना उसको इंजॉय करें। पहले भी आपको वो बंदा उसी क्वालिटीज़ में पसंद आ रहा है जैसा वो है, Exactly, या फिर वो हाँ। जैसा आपको प्रेजेंट कर रहा है, बाद में भी आप उसको अंडरस्टैंड करें कि रोल्स चेंज हो गए हैं तो उसकी ये नया रोल में उसके ऐसी डॉक्टर के बाद में ये बड़ा आता है कि पहले वही बंदा आपको उन्हीं क्वालिटीज़ में पसंद आ रहा होता है और जैसे ही शादी हो जाती है फिर उन्हीं क्वालिटीज़ को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा अब ये तुम्हारी क्वालिटी मुझे नहीं पसंद, अब इसको चेंज कर लो। ऐसा क्यों होता है? ख़ास तौर पे देखें जब ख़वातीन हैं, घरों में काम करती हैं, हस्बैंड की लेट्स सपोज वो नहीं जो अर्न करनी, जॉब नहीं करने जा रही, तो अपने हस्बैंड की जो इनकम आ रही है उसी पर रिलाई कर रही है। तो हस्बैंड को ये समझना चाहिए कि उसकी जो वाइफ है, अगर वो किचन की खातून है, घर के उसने कपड़े पहने में हर वक्त शी इज़ इनटू वर्क, और उसकी हालत जैसे आप समझ रही है ना, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वो उस तरीके की इसलिए क्योंकि आपकी इनकम लिमिटेड है और वो उसमें आपको सपोर्ट करिए, आपका घर चला रही है। ना कि अब आप ये करें कि बाहर जाके जो खूबसूरत प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं, हाँ ठीक है, अप्रिशिएट करें ब्यूटी को, दे आर एग्जिस्टिंग, लेकिन आप ये नहीं है कि उस बंदी को जो आपके लिए उस तरीके की है जैसा आपने उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, तो उसको आप पीछे कर दें और कहें कि जी ये स्टैंडर्ड है, तुम ऐसी नहीं लग रही तो मुझे तुम नहीं चाहिए हो। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि पहले वही चीज़ें हम पसंद आ रही होती है एक दूसरे के अंदर। ये लड़का लड़की दोनों साइड से होता है, बोथ साइड से हो रहा होता है कि हमें वही चीज़ें पहले पसंद आ रही होती है और आफ्टर मैरिज वही चीज़ें हमें, मैं तो कहूँगी कि जहर लग रही होती है। फिर हम एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं कि अब ये चीज़ें, ये आदत जो है ये चेंज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमें डिस्टेंस या स्पेस देनी चाहिए एक दूसरे को इन तरह की चीज़ों को। समटाइम्स अगर किसी मॉडर्न लड़की से शादी कर लिए लड़के ने तो फैमिली के इन्फ्लुएंस पे वो उसे कह रहे हो तो अब तुम चेंज हो जाओ, अब तुम पर्दा करना शुरू हो जाओ, तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है। आपने पहले उसको उसी तरह पसंद किया है जिस इंसान को, वैसे ही रहने दें उसको, उस पर छोड़ दें कुछ चीज़ें, क्लोथिंग चॉइसेस या किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी, अनलेस वो रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर है तो आप उसको स्पेस दें। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है ये बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं और पहले भी, इवन के शादी से पहले भी जो अरेंज मैरिजेस भी होती हैं उसमें भी जो पेरेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि लड़का कितने फिगर्स, उसकी जो सैलरी है वो कितने फिगर्स की है, और फिर शादी के बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से भी डाइवोर्स रेशो जो है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखें जब आपने नियत ही ऐसी की है कि आपका मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट है किसी से शादी करने का, तो कभी भी आप उस इंसान को उसकी प्रॉब्लम्स के साथ एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको जहाँ पर लगेगा कि अब ये फाइनेंशियली वीक है आप उसको छोड़ देंगे। अच्छा,
बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और लोग क्या करें, आजकल जो यूथ है वो कह रहे हैं जी अच्छा हमें शादी करने के लिए कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें मुल्क से बाहर ले जाए, वहाँ पे हमें पीआर मिल जाए, या फिर कोई ऐसा हो जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो तो हम शादी करेंगे, हम अपनी बेटी देंगे। तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। आप सुन्नत से रहनुमाई लें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल एक आदमी के पास कोई ज़रिया आमदन नहीं है उससे भी निकाह किया हुआ है और वो कमिटमेंट पूरी की हुई है। अब जो भी हालात हों, वंस यू मेक अ कमिटमेंट स्टिक टू इट, उसको आप लेके चलें, आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मेहनत करें, चीज़ें ठीक हो जाती हैं लाइफ के साथ। और ये भी देखने में आता है कि समटाइम्स कोई इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ प्रॉब्लम्स में रहा है, चलता रहा है, आपकी शादी को उसने चलाया है, जैसे भी फाइनेंशियल हालात हैं हस्बैंड के, जैसे ही हस्बैंड के साथ कुछ अच्छा हुआ है उसने कहा अच्छा चलो अब तो मुझे कोई इससे बेहतर वाइफ मिल जाएगी, तो उसने उसको जो है छोड़ दिया। ये चीज़ें हो रही हैं हमारे यहाँ, कमिटमेंट के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो किस तरह इनको बेहतर किया जा सकता है? हमारे जो आने वाली नस्ल है या अभी भी जो बच्चे हैं हमारे, उनकी किस तरह की हमें तरबियत करनी चाहिए, माइंडसेट किस तरह का बनाना चाहिए ताकि आगे आने वाले जो टाइम है उसमें कोई बेहतर मुआशरा हम लोग तश्कील कर सकें? जी मुनीबा, मेरे ख़्याल से सेल्फ़ मोटिवेशन या सेल्फ़ ड्राइव नहीं होती ना, इंसान के अंदर ख़ुद से किसी काम को करने की ख्वाहिश ना हो तो वो काम नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान इस चीज़ के लिए ट्रेन है, ख़ुद को ट्रेन कर ले कि उसने अपने आप को कमिटमेंट में रखना है, चीज़ों को फेयरली एथिकली लेके चलना है, तो ये चीज़ की जा सकती है। हमें जो टारगेट करने की ज़रूरत है, हमें उसी सेल्फ़ ड्राइव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है ओवरऑल सोसाइटी पर, कि किस तरीके से हम यूथ को ट्रेन करें कि उसमें ये ख़ुद से इनिशिएटिव हो कि हाँ जी शादी इंपॉर्टेंट है, उसको बचाना है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं, कमिटमेंट जो वर्ड्स आप देते हैं ना वो सिर्फ आदमी के नहीं होते, आदमी ने मर्द ने नहीं ओन करने होते वर्ड्स, वो ख़वातीन ने भी ओन करने होते, हर इंसान ने ओन करने होते हैं। लेकिन फिर मसला ये आ जाता है कि जो नौजवान नस्ल है ख़ासतर उनमें ये चीज़ें ज़्यादा परवेल कर रही हैं और वो इस चीज़ को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं कि ठीक है अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म होने दें। इवन के फिर उनके जो वालिदैन होते हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है इट्स ओके, दूसरी शादी हो जाएगी, हम कहीं और शादी कर लेंगे। तो ये चीज़ें भी हो रही थी जिनकी वजह से उन्हें मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। यू राइट। पेरेंट्स को सही तरीके से बच्चों को गाइड करना चाहिए। बिल्कुल पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा बात सुनी जाती है। देखिए जो इंसान प्राइमरी सोशलाइजेशन में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को सिखाई जाती है ना पेरेंट्स की तरफ से, सारी ज़िंदगी बच्चा उसको डिफेंड करता रहता है। इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है उसी इन्फॉर्मेशन को सही मानता है और उस इन्फॉर्मेशन से कोई चीज़ अगर मैच नहीं करती, क्लैश करती है, तो उसको इंसान डाउट करता है, अंदर दिल में गिल्ट की फीलिंग पैदा होती है। तो जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करें बच्चों की, सोशलाइजेशन प्रॉपरली करें। सोशियोलॉजी में सोशलाइजेशन का मतलब होता है तरबियत, कल्चर की ट्रांसमिशन। अच्छा। तो ये अमूमन हम इसको सोशलाइजेशन, मिलना, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए मैं मेंशन करी। ज़रूर। अच्छा दूसरा डॉक्टर आयशा, जो ख़वातीन आपको जो देख रही होंगी इस वक्त घर में बैठ के, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे या क्या बोलेंगी कि वो किस तरह अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सकती है? क्या क्या चीज़ें होती है एक रिश्ते को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कि वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट अंदर डाल लें? बातचीत करें ज़्यादा से ज़्यादा और देखें कब बातचीत हो सकती है। ये नहीं कि मौके की बात होती है। एक इस तरह का मुहावरा भी है कि मौसम का फल, आई डोंट नो पंजाबी में ये कहावत है कि फल मौसम का और बात मौके की। आप ध्यान से देखें किस वक्त जो है बात की जा सकती है और बहुत अच्छे तरीके से जहन पे जोर दे के हस्बैंड से बेहतर अल्फाज के चुनाव के साथ बात करें। आप कन्विंस कर सकते हैं। व्हेन यू कीप ऑन सेइंग अ थिंग तो वो चीज़ें असर करती हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अल्फाज का सही चुनाव जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा बातचीत की जिस तरह आपने बात की कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी गुजर रही है और आजकल ज़्यादातर मतलब वाइफ्स की तरफ से ये शिकायत भी और शिकवा भी किया जाता है कि हस्बैंड्स हमारी सुनते ही कहाँ हैं। सुबह ऑफिस घर पे आए तो इतने थके हुए होते हैं, खाना खाया और हमें टाइम नहीं देते और सो जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लैश आता जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है कि तुम टाइम नहीं देते, तुम टाइम नहीं देते। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको इनिशियल स्टेजेस पे हमें पकड़ लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए एक तो हस्बैंड को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक तो आप बिल्कुल ही एब्सेंट हैं, काम पर हैं। अगर दिन में आपको 10 मिनट भी अच्छी कम्युनिकेशन मिल रही है ना करने को, जिसमें आप लोग घर के मामलात पे इवन बात करें, उसमें आप लोग प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर दें इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स ऐसा होता है कि हस्बैंड्स आधी बात बता रहे हैं, लाइक माई ओन हस्बैंड डज दैट, ये हर बंदा
कर, आधी बात बता दी। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पहुँची हूँ किसी जगह पे तो आधी बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर आई एम गोना से कि ये क्या कर दिया आपने, मुझे पूरी बात नहीं बताई। तो वो चीज़ें हस्बैंड को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए और वाइफ भी अंडरस्टैंड कर ले कि हाँ ठीक है, वो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, फैमिली के लिए अर्न करने जा रहे हैं ना, तो शाम को थक जाता है। व्हेन आई गो बैक होम यूनिवर्सिटी के बाद जब मैं पहुँची हूँ, मैं खुद ड्रेन हुई थी, मेंटल एफर्ट के बाद कुछ भी नहीं बोला जा रहा होता ज़्यादा, और ये लड़ाई झगड़ा करने की एनर्जी भी नहीं बची हुई होती। तो वही सिचुएशन जो मर्द हजरात काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स घर में मौजूद हैं, वो सारा दिन डेफिनेटली इंतज़ार करती हैं ना कि हस्बैंड आएगा, हमसे कुछ बातचीत होगी, तो वो उनको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि उनके काम की लिमिटेशंस ऐसी हैं। इट्स ओके, बात नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड जो है ना वो आपकी सहेली बने, हर टाइम बातचीत करे। आप उसके लिए फ्रेंड्स बनाएं ना, अपना सर्कल बनाएं, ख़वातीन से बातचीत करें, कोई एक्टिविटीज़ हेल्दी नहीं। अब देखें गॉसिप भी इतनी ज़रूरी नहीं है, मतलब आप हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, जॉगिंग करें बच्चों के साथ। क्यों आपने एडल्ट सुपरविजन के बगैर बच्चों को बाहर साइकिलिंग के लिए भेजना है? आप खुद साइकिल बाय करें ना, उनके साथ जाएं साइकिलिंग पे। मैं खुद जाती हूँ, मैंने कभी अपने बच्चों को अकेले नहीं जाने दिया, उनके साथ हर एक्टिविटी, पार्क में खेलना है। इसलिए आप एक्टिव भी हैं और फिट भी हैं। जी, तो मेरे ख्याल से यही करना चाहिए, बिला वजह बैठ के नेगेटिविटी को अपने जहन में जगह ना दें, आप उसमें पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखें कि आप क्या कर सकते हैं। और उसमें अगर सोसाइटी का फिर आता है कि जी नेबर्स कह रहे हैं कि ये खातून साइकिलिंग कर रही है, मदर इन लॉ कह रही हैं कि आप क्यों जा रही हैं बाहर वॉक करने, हर रोज़ आपका क्या काम है शाम को घर से अंधेरे में निकल के जाने का। तो उसको प्रॉपरली निगोशिएट करें, अपनी प्रेजेंस और अपनी स्पेस को निगोशिएट करें। हस्बैंड सपोर्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, बाकियों की कोई परवाह नहीं है। यू डोंट हैव टू गो फाइट एंड टेल एवरीबडी कि मैं ऐसे कर रही हूँ तो इसलिए कर रही हूँ। हर कोई डिज़र्व नहीं करता कि आप उसको रीजंस बताएं। अगर आपके हस्बैंड की आपको सपोर्ट है, आपकी फैमिली की आपको सपोर्ट है, तो फिर दुनिया जो मर्जी करे उन्हें कहने दे, उनका तो काम है। वो ना आपको खुश देख सकती है, ना आपको वो अफसरदा देख सकती है, तो इसलिए वो जो कहते हैं ना उन्हें कहने दें। और आप अपने जो रिश्ते हैं ना उन्हें अच्छे तरीके से मजबूती से थामे रखें और ख़ुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखिए। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलील हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आएँ